हमने ये सारे स्विच इंटरप्टिंग डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, लोड स्विच, फ्यूजेस, आइसोलेटर, अर्थिंग स्विच, है ना। ये चीजें के बारे में हमने क्या कर दिया कि थोड़ा सा डिस्कस किया, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि फ्यूजेस कौन सा है। मेनली क्वेश्चंस जो है एचआरसी फ्यूजेस पे आते हैं कि एचआरसी फ्यूजेस का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताओ। ठीक है, एचआरसी फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, व्हाट शुड हैव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी 4 पॉइंट्स लिख लो, हमको मार्क्स मिल जाते हैं। या फिर टर्म्स पूछते हैं कि रेटेड करंट ऑफ फ्यूज क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होता है। तो ये सारा एक ही क्या कहते हैं कि एक ही वेव फॉर्म से मुझे समझ में आ जाता है कि फ्यूजेस जो है वर्किंग कंडीशन कैसे होती है। देन वी हैव लर्न अबाउट द आइसोलेटर्स। आइसोलेटर्स भी देखा कि वो भी एक इंटरप्टिंग डिवाइस है और वो करंट इंटरप्ट नहीं कर रहा है, वो कब वर्क कर रहा है फॉर ओनली मेंटेनेंस पर्पस। जब मेरे लाइन पे कोई भी करंट, कोई भी लोड कनेक्टेड ना हो, ऐसे कंडीशंस में ही आइसोलेटर्स को हम ओपन कर सकते हैं। तो आइसोलेटर्स देखा कि आइसोलेटर्स कौन कितने टाइप के होते हैं। तो फिर वर्टिकल ब्रेक देखा, हॉरिजॉन्टल ब्रेक देखा, पेंटोग्राफ टाइप का जो आइसोलेटर है वो देखे, है ना। वर्टिकल वाले जो टाइप है वो कैसे, वो एक्चुअल में इस टाइप के दिखते हैं, इस टाइप में। ठीक है, तो ऑपरेशन करते टाइम पे वो क्या होता है, ओपन करने के बाद में ये वायर्स ऐसे क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो और एक कंडक्टर रहता है ना, वो कंडक्टर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये क्या है, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल वन। ये क्या होता है, इस टाइप में रोटेट होता है। तो सेंट्रल वाला जो है ना, सेंटर वाला रोटेटेड होता है, ये दोनों फिक्स्ड होते हैं। तो वो दो साइड से सर्किट को ना डिस्कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से भी करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, जो हमको इस टाइप में देखने मिलते हैं पावर स्टेशंस में। अभी ये जो चीज है ना बीच वाली ब्लैक कलर की, नाउ दिस आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर पोस्ट। तो इंसुलेटर्स मतलब क्या है, इंसुलेटिंग डिवाइस, इंसुलेटिंग कुछ तो भी मटेरियल्स वहां यूज किया। तो एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल वहां पे पोर्सिलिन या फिर सिरामिक, ऐसे कोई मटेरियल्स जो है वो यहाँ पे यूज कर देते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर थोड़ा दिखता है ना। देन वी हैव लर्न अबाउट द पेंटोग्राफ वन। पेंटोग्राफ वाली चीज जो है ना, हम ट्रेन के ऊपर जो पेंटोग्राफ यूज करते हैं, करेक्ट। पेंटो टू कनेक्ट दी करेंट सप्लाई, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ। ये पेंटोग्राफ टाइप इंसुलेटर्स भी क्या करते हैं, ये मूविंग एंड फिक्स वाला है। बीच वाला जो है ना, ये वाला जो ट्रैजेक्टरी है वो ऐसे रोटेट करो ना, अपने हैंडल जैसे रोटेट करो ना, तो ये नीचे आ जाता है। छतरी कैसी होती है, छतरी हम ऊपर बंद कर दिए तो वो कैसे ऊपर पूरा टोकीला रहता है, जब खोल दो तो वो कैसा हो जाता है, इस टाइप में हो जाता है। पर वो पूरा ऊपर तक रीच न करते हुए यहाँ कनेक्टेड है, मतलब वो क्लोज हो गया। ये ऊपर कनेक्टेड हो गया, वैसे बंद हो जाता है ना। डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेट पेंटोग्राफ वन, लुक लाइक दिस। ये देखो, ये मूविंग वाला है, जब ऐसे करो ना, उसको बंद करना रहा ना, तो ये क्या हो जाता है, नीचे में से फ्लोट होते रहते हैं, मतलब फ्लोट, इसके आर्म्स जो है ना नीचे झुक जाते हैं। ये मूविंग वाले रहते हैं, ये पूरे आर्म्स मूविंग वाले हैं। नेक्स्ट इज अर्थिंग स्विच। अर्थिंग स्विच भी देखा, जब आइसोलेट, जब हम मेंटेन करते हैं कोई भी लाइन को, तो वो लाइन में कोई भी करंट नहीं होना चाहिए, ताकि वर्कर वहां पे तार को हाथ लगा के उसको ऑपरेट कर सके, उसको चेंज कर सकते, वहां पे क्या क्या डिफिकल्टी है वो चेक कर सके। तो वो करंट वहां पे लगना नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक तो आजू बाजू की पूरी सप्लाई बंद करेंगे, उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है आइसोलेटर, बंद करने का काम, पूरे लाइन को बंद करने का काम सर्किट ब्रेकर कर रहा है, लाइन को डिस्कनेक्ट करने का काम आइसोलेटर कर रहा है, और जो करंट अभी भी ट्रैप्ड है उसको नीचे बैक में लेके जाना, मतलब वो रिसिड्यूल करना, उसको निकाल देना, करंट निकालने का काम अर्थिंग स्विच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर, जो जिसका मैंने अभी पढ़ाया है कि हमेशा से पढ़ाते आ रही हूँ कि सर्किट ब्रेकर जो है वो इंटरप्टिंग डिवाइसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशंस, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस के लिए वर्क हो रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम पावर स्टेशंस की बात करें, है ना, तो पावर स्टेशंस में ऐसे दो कंडीशंस आने
वेरी फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं ना, शॉर्ट सर्किट होते रहता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट एक्सेस हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट कंडीशंस क्या हो गई कि दो वायर से एक वायर डैमेजली कनेक्टेड हो गया है दूसरे से, है ना, दिस इज माय फेस वायर, दिस इज माय न्यूट्रल वायर। कब होगा? जब ये वायर विदाउट कनेक्टिंग एनी डिवाइसेस, यहाँ पे सपोज लाइट लगा हुआ है ना, तो लाइट लगा हुआ है तो तब तक कुछ नहीं होगा, पर ये डिवाइसेस जो है ना ये ऐसे कनेक्ट हो गया ना, तो आप लोग ने नोटिस किया होगा कि यहाँ का जो स्विच है ना, एमसीबी लगा है, फ्यूजेस जो लगा है, वो क्या हो जाता है, पट से बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बने ही होते हैं दो वो कंडीशंस के लिए। किसके लिए? शॉर्ट सर्किट कंडीशंस एंड ओवरलोड कंडीशंस के लिए। शॉर्ट सर्किट कंडीशंस किस लिए यूज हो रहा है? वो हो रहा है ओवरलोड कंडीशंस के कारण। एंड अनदर इज ओवरलोड कंडीशन, सॉरी, शॉर्ट सर्किट जो हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है कि लोडिंग जो है ना, वो लोडिंग में जो है वो ज्यादा हो गया है। एंड अनदर इज थर्मल वाला। थर्मल वाला किस वजह से हो रहा है? दिस इज यूज्ड फॉर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस अगर कंडीशन वहां पे क्रिएट हो रही है तो वो सर्किट ब्रेकर वैसे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे दो कंडीशंस में वो ऑपरेट करता है। नाउ जब हम बड़े वाले सर्किट ब्रेकर्स की बात कर रहे हैं तो उनके रेटिंग्स जो होते हैं वो एमवीएस में होते हैं। अभी जो छोटे वाले एमसीबीज जो है वो हम क्या है नॉर्मली 63 एम्पियर, 100 एम्पियर, 125 एम्पियर इतना कहलाते हैं एमसीबीज के। पर इससे भी ज्यादा करंट जो है, जो 400 एम्पियर, 800 एम्पियर, ये करंट को मेजर करने के लिए ना ये एमसीबीज काफी नहीं होते हैं। वो एमसीबीज काफी नहीं होते इसलिए क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स को डिफाइन कर दिया इन डिफरेंट वे। कौन कौन से? लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं ना वो हाईली ऑपरेशन में यूज होते हैं। लाइकवाइज जनरेशन हमारा कितने इसमें होता है? 11 केवी में जनरेशन होता है, करेक्ट। तो 11 केवी जनरेशन हो गया, यहाँ पे वो रहता है पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में रहता है ट्रांसफॉर्मर। ये 11 केवी क्या कर दिया उसने, डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया 415 केवी में, है ना। ये वोल्टेज तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो ये वोल्टेज को हैंडल करने वाला सर्किट ब्रेकर भी वहां पे होना चाहिए। तो ये ऐसे सर्किट ब्रेकर्स को हैंडल करने का काम जो रहता है वो सर्किट ब्रेकर्स जो हाई वोल्टेज वाले रहते हैं। 11 केवी के नीचे वाले जो वोल्टेजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मीडियम वोल्टेजेस। और उससे भी जो कमर्शियल टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं? लो वोल्टेज के एमसीबीज होते हैं, ठीक है। तो एमसीबीज एंड सर्किट ब्रेकर्स ये दो चीज अलग अलग हो गई। मिनिएचर जो है लो वोल्टेज के लिए हो गए, मीडियम के लिए से जो है वो सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेट होते रहता है। तो जैसे मैंने बताया, पिछले बार बताया था कि मिनी सर्किट ब्रेकर्स है ना, अभी ध्यान दो, आप लोगों को यही सिस्टम जो है ना हमेशा आगे आप लोगों को हर एक पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। सर्किट ब्रेकर्स जो है अभी तक के हम लोग छोटे से डिवाइस देख रहे थे, पर जब हम बड़े से डील कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्विच गेयर्स प्रोटेक्शन सिस्टम, ये कम्स अंडर द सबस्टेशंस। ये सबस्टेशंस में सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं। नाउ ये क्या हो गए? ऐसे बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, पैनल्स होते हैं, पैनल्स में अलग अलग डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं। अब वो सर्किट ब्रेकर्स क्यों यूज कर रहे हैं? प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस के लिए हम क्या कर रहे हैं? सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं। जब भी एक्स्ट्रा करंट पास हो जाए तो वो सर्किट ब्रेकर का काम पड़ता है कि मेरा जो डिवाइस है आगे के वो खराब ना हो, तो उसको इंटरप्ट करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर्स यूज करते हैं। अब ये सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेट कैसे होते हैं, है ना। तो ये क्या है, समझो एक सर्किट ब्रेकर है, दिस इज माय सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर का एंक्लोजर है। एंक्लोजर में होता है ऐसे दो चीज, मेन दो चीजें होती है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड।
जब करंट चलते रहता है ना तो करंट यहाँ से पास होके यहाँ चला जाता है, ठीक है। पर जब यहाँ पे करंट मुझे रिलीज करना है, मुझे सर्किट ब्रेकर को बताना है कि ये सर्किट ब्रेकर को पता चल गया कि यहाँ से करंट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको क्या है, बंद होना है। तो ये बंद कैसे होगा, तो ये होता है इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शंस की वजह से। ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इसमें एक रहता है फिक्स्ड एंड अनदर इज मूविंग। तो ये क्या करता है कि जब भी मुझे डिस्कनेक्ट करना रहा ना डिवाइस को, ये डिवाइस को बंद करना रहा ना, तो क्या करते हैं कि मूविंग पार्ट है ना, मूविंग पार्ट जो है यहाँ यहाँ जाता है, अलग अलग जाता है ना। तो अलग अलग जाते टाइम पे क्या होता है, करंट जो है यहाँ स्टक होता है, करंट जो है यहाँ पे स्टक होता है, मतलब टकरा गया करंट, है ना। वो टकराते करंट ये मूविंग होते जा रहा है, ये धीरे धीरे दूर होते जाता है, तो वो क्या करता है, फट से पाथ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये करंट तो हाई रेटेड करंट है, वो कूदने की कोशिश करेगा। वो तब तक जब तक कूदेगा तब तक उसका कूदने का जो पॉइंट है वो तब तक रहेगा जब तक वो क्या हो गया कि एक मिनिमम मैक्सिमम जो है डिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर देता है। अब इतना डिस्टेंस हो गया तो वो करंट यहाँ जंप ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो दिस इज हाउ द सर्किट जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये किसके लिए, हाई वोल्टेजेस के लिए। पर अगर इससे भी अगर हाई वोल्टेज अगर आ गया तो ये करंट यहाँ पे भी जंप करेगा। तो ऐसे कंडीशंस में मेरा सर्किट तो कभी बंद होएगा ही नहीं, मैंने सर्किट ब्रेकर लगा दिया तो भी बंद नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए ऐसे 2-3 चीजें ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि वहां पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स विच कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड्स। तो 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, अनदर इज मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशंस रहती है उसमें क्या होता है, वो दोनों भी सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल करंट पासेस इजीली थ्रू इट। बट अंडर फॉल्टी कंडीशन, जब भी फॉल्ट कंडीशंस आती है ना, तो फिक्स कॉन्टैक्ट, ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट है वो मूविंग कॉन्टैक्ट से दूर होते रहता है ना। मूविंग कॉन्टैक्ट क्या होता है, फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर होते जाता है। पर ये जब दूर होते रहता है, अभी भी चल रही है, हाँ, करंट स्टिल गिवन, करंट बंद नहीं होता है, चलते रहता है। चलते करंट में वो क्या हो गया, दूर हो गया। दूर होते टाइम पे क्या होता है, इसके बीच, दोनों के बीच में हो जाता है आर्क स्टक। करंट अभी भी जा रहा है, ठीक है, आर्क स्टक हो जाता है। अब ये आर्क को मिटाने का काम मेरा है, ठीक है। ये आर्क कैसे मिटाना है, ये 2-3 मेथड्स अब हम यूज कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं कि इसको जो है ना, मूविंग को इतना दूर कर दो कि यहाँ से यहाँ करंट पास ही ना हो पाए, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथनिंग, ठीक है, लेंथ जो है वो बढ़ा सके, ठीक है। अनदर इज कि ये जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो आर्क इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है कि करंट यहाँ पे आ गया। करंट ये जैसे जैसे दूर दूर जा रहा है ना, वो जंप क्यों कर रहा था, क्योंकि इसके आजू बाजू वाले जो एरिया है वो क्या हो गई थी, आयोनाइज हो गई थी। आयोनाइज मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसके जो नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव से मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, करंट पास करने के लिए इजी पाथ प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था, करंट जो है तभी पास होगा जब एयर से कभी करंट पास नहीं होगा। करंट पास होता है क्या, कभी वायर लो, हम हवा में रख दो, करंट कहीं पे भी पास होगा क्या, नहीं होगा, है ना। जब तक मैं उसको दूसरा वायर नहीं कनेक्ट करती तब तक वो वायर से करंट दूसरी तरफ नहीं जाएगा। पर करंट कब वो थोड़ा सा वायर लिया है, लाइव वायर है, उसको ओपन कर दिया ना, ये कब ऑपरेट होगा, तो आजू बाजू वाले के एरिया, यहाँ पे भी वायर ला दिया नहीं तो यहाँ से करंट ये जंप करेगा। ये कंडीशन कब आएगी, जब जब कब हो जाएगी, जब एयर जो है आयोनाइज हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि मॉइस्चर कंटेंट हो, है ना, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर कंटेंट है, उस कंडीशंस में, या फिर एयर जो है वो ड्राई नहीं है ना, ड्राई एयर्स में कभी भी करंट नहीं जाता है। पर जो मॉइस्चराइज्ड करंट एरिया है या फिर आयोनाइज्ड एरिया है, इस कंडीशंस में, या फिर गर्म एरिया है, उस कंडीशंस में करंट पास होता है। तो ये क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, गर्म हो जाती है।
तो ये गर्म वाले जो चीज, ये एरिया गर्म होने की वजह से वो आग स्टक है अभी भी, है ना। तो इसको मुझे कहाँ कब कैसे मिटाऊंगी, मैं कुछ कूलिंग एजेंट्स डालूंगी। तो कूलिंग एजेंट्स डालूंगी, कूलिंग एजेंट में कूलिंग इंसुलेशन डालूंगी। वो सादा एयर भी हो सकता है, ठंडा एयर भी हो सकता है, क्योंकि एयर एज अ इंसुलेटर मीडियम मैंने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग वहाँ पे नाइट्रोजन, CO2 गैस या फिर SF6 गैस, ऑयल, ये सारी चीजें वहाँ इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज दिस कम्स अंडर द इंसुलेटिंग डिवाइस, इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना। मटेरियल्स में पढ़े थे, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स जब मैं इधर इंसर्ट करूंगी ना, तो ये जो गर्म चीज है ना वो ठंडी हो जाएगी, और ये आर्क है ना कभी भी यहाँ तक स्ट्रक नहीं होगा। अनदर मेथड, नेक्स्ट मेथड जो है ना, मैं क्या करूंगी, आर्क बीच में स्प्लिटर्स लगा दूंगी। ये जब भी पास होंगे ना तो आर्क क्या पहले यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, तो इसकी इंटेंसिटी जो है ना टकराते टकराते कम होते जाएगी, और वो क्या होगा, यहाँ तक रीच ही नहीं होगा। तो ऐसे 3 मेथड्स हैं जो जैसे हम क्या करते हैं, आर्क को सेपरेट आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी कभी एक्सटिंग्विश तो किस वजह से होंगे, जब मैं वहाँ कूलिंग एजेंट्स डालूंगी, है ना। क्विंचिंग मेथड कब होगा, जहाँ पे जब मैं वहाँ पे लेंथनिंग वाले ऐसे प्रोसीजर्स अप्लाई करूंगी, तब वहाँ पे लेंथनिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स जो है ऑपरेट होंगे। तो ऐसे 2 वर्ड्स याद करना, ठीक है। हर एक इसमें रहेगा, अभी सर्किट ब्रेकर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, हर एक टाइप्स में एक ही चीज रहेगा कि फिक्स कॉन्टैक्ट जो है, मूविंग कॉन्टैक्ट जो है फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर हो रहा है। जब भी दूर होता है तब आर्क स्टक हो जाता है। ये आर्क को मिटाने का काम, आर्क को मिटाना मतलब एक्सटिंग्विश या फिर क्विंच करने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स को अप्लाई करना। अब वो 3 मेथड्स बताया, एक जो मेथड है वो क्या है, लेंथनिंग करो, एक जो है वहां पे कूलिंग इंसुलेशन पुटअप करो, जब मैं कूलिंग इंसुलेशन कर दूंगी तो वो ठंडा रहेगा और फिर आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, या फिर वहां पे क्या करो, स्प्लिटर्स डालो। तो इन चीजों से क्या होगा कि करंट जो है पास नहीं होगा और आग जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा, और सर्किट ब्रेकर सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ का करंट यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये कंडीशंस ओनली, ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज सर्किट ब्रेकर्स में ऐसे चीजें हो चुकी है ना। वी हैव ऑब्जर्व थिंग, सर्किट ब्रेकर मैंने बराबर रेटिंग का लगाया तो भी वो ऐसा ही हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, अभी भी क्यों चल रहा है सर्किट ब्रेकर, अभी भी क्यों ट्रिप नहीं हो रहा है। तो ये रीजंस क्या हो रहे थे, क्योंकि बीच में कुछ आग जो है वो अननोइंगली ऑपरेट हो रहा था, उसको मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैंने कुछ मेथड्स लगाए, ये मेथड्स है जो रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो हर एक इसमें वही चीज आएगा क्या, कि 2 करंट कॉइल मेथड्स है, दोनों क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट हुआ मतलब करंट इंटरप्ट हो गया, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वहां पे आर्क स्टक हो जाता है between them when the contacts are separated. Arc is extinguished either by lengthening the arc, pulling the arc and splitting the arc. तो 3 मेथड से हम क्या कर रहे हैं, आर्क को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। तो आर्क एक्सटिंग्विश मतलब उसके बीच में आर्क रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रहे हैं। आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो वहां पे करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। करंट डिक्रीज हुआ तो वो क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता है टू मेंटेन एनी आर्क, और आर्क जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो यही मेथड्स जो है हमको सारी जगह पे देखनी है ना। जैसे मैंने बताया कि आर्क फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो वही मेथड्स जो है अभी जो जैसे बताया था वो वही चीज यहाँ पे आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर आर्क फॉर्मेशंस। आर्क फॉर्मेशंस क्यों हो रहा है, when a fault occurs on a large current flows, जब फॉल्ट
ऑकर होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ओवरलोड कंडीशन, ऐसे कंडीशन जब इंक्लूड होती है, फॉल्ट आते हैं, तो वहां पे लार्ज करंट फ्लो होता है सिस्टम में से, हेंस थ्रू सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो सिस्टम से पास हो रहा है तो सर्किट ब्रेकर से भी पास होगा। सर्किट ब्रेकर इज ओपन बाय प्रोटेक्टिंग सिस्टम। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, प्रोटेक्टिंग सिस्टम से ओपन हो जाता है। कौन सा ये प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज रिले। रिले क्या कर रहा है, जैसे सर्किट ब्रेकर के पहले क्या लगा होता है, रिले रहता है। सर्किट ब्रेकर इतना अच्छे से सेंस नहीं करता है पर रिले सेंस कर देता है, तो ये इंफॉर्मेशन देता है सर्किट ब्रेकर को कि ओपन कर, चल अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, ये अभी इस सिस्टम को ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे के डिवाइसेस खराब होगा। तो ये अलार्मिंग करने का काम क्या कर रहा है, रिले कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव सिस्टम सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है कि ओपन करो। एट द इंस्टेंट व्हेन द कॉन्टैक्ट्स जस्ट बीइंग टू सेपरेट, the face-to-face contact area between contacts reduces rapidly and the large fault current gets concentrated on a reduced contact area। तो क्या हो रहा है, अपनी दो मुट्ठियां लो, ठीक है, हाथों की मुट्ठी बनाओ, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करो, एक को फिक्स्ड रखो, दूसरे को मूवेबल करो। तो जब आप मूवेबल थोड़ा थोड़ा दूर करते हो ना, वन या फिर ये धीरे धीरे जब मैं मूविंग करती हूँ, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर करती हूँ और यहाँ से स्टिल करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में वो कॉन्सेंट्रेट होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है और वो कनेक्ट होता है अनदर इससे, है ना। वो जैसे जैसे एरिया जो है वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट, ये जो है मूविंग कॉन्टेक्ट का एरिया जो है कम से क्या होता है, ज्यादा हो गया। जब भी एरिया बिटवीन देम इज रिड्यूसेस, तो वो वहाँ पे आर्क फॉर्म हो जाता है। This causes very large current density at reduced contact area, which in turn rises the temperature of the contact। तो क्या हो गया कि धीरे धीरे जब भी मैं कॉन्टैक्ट एरिया रिड्यूस होते गया, है ना, रिड्यूस होते गया मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट जो है वो दूरी बनाती गई और एक दूसरे से कांटेक्ट जो है कम हो गया, है ना। मूविंग कांटेक्ट का और फिक्स कांटेक्ट का और मूविंग कांटेक्ट का कांटेक्ट एक दूसरे से दूर होते गया। इन बीच में क्या होता है, एक रैपिडली लार्ज करंट जो है, लार्ज फॉल्ट करंट जो है कॉन्सेंट्रेट करता है ये पर्टिकुलर एरिया में। ये पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली करंट जो है वो कॉन्सेंट्रेट करते रहता है। दिस कॉजेज वेरी लार्ज करंट डेंसिटी एट रिड्यूस्ड कॉन्टैक्ट एरिया विच इन टर्न राइजेस द टेम्परेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो क्या कर रहा है, इस टेम्परेचर, इसका तो टेम्परेचर इंक्रीज हो ही गया, इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ये दोनों का कॉन्टैक्ट। अब ये कॉन्टैक्ट क्या करेगा, ये जो एरियाज का है ना करंट को पास होने का पार्ट दे देगा। With further movement of contact, the area again reduces, giving the higher current density and higher temperature rise। वहाँ पे एरिया जो है टेम्परेचर राइज करेगा। Heat produced due to the dry, very high temperature heat the surrounding medium and ionize the medium। तो ये क्या हो रहा है कि concentration की current high concentration की वजह से क्या हो गया, सिंपल high concentration हो गया कांटेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, कांटेक्ट की वजह से। एक वायर यहाँ से लार्ज करंट फॉल्ट करंट जा रहा है, ये क्या था, मेरा कांटेक्ट था जो दूसरे कांटेक्ट से दूर होते जा रहा है ना, रिड्यूस होते जा रहा है। अब ये कांटेक्ट क्या करता है, सडनली यहाँ पे क्या होता है, लार्ज करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, किसके, कांटेक्ट के। वो कांटेक्ट क्या करेगा, वो दूसरा पाथ करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा। किसका राइज करेगा, कांटेक्ट का। ये कांटेक्ट का राइज टेम्परेचर राइज करेगा। आजू बाजू वाली जो एरिया है ना, वो एरिया सराउंडिंग एरिया जो है ना, उसका सराउंडिंग एरिया में भी क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। टेम्परेचर राइज क्या करेगा, आयोनाइजेशन मीडियम तैयार करेगा। आयोनाइज मीडियम तैयार करेगा और ये आयोनाइज मीडियम जो है वो एज अ कंडक्टर जो है वर्क करेगा।
ये आयोनाइज मीडियम जो है वो कंडक्टर जैसे वर्क करेगा एंड एस्टैब्लिश द करंट थ्रू सेपरेट कॉन्टैक्ट्स। दिस करंट मीडियम ड्यू टू आयोनाइजेशन इज कॉल्ड एज आर्क। और ये करंट जो प्रोड्यूस आयोनाइजेशन की वजह से जो करंट ऐसे ही पास हो रहा है विदाउट एनी कंडक्टर, है ना, ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे, आर्क। जो हम बचपन से स्पार्क के वर्ड में से आ रहे हैं, है ना, सुनते आ रहे हैं, स्पार्क हो गया है। तो वो स्पार्क क्यों हो रहा है? बिकॉज उसके बीच वाला जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, वहां पे आयनाइजेशन मीडियम आ गया, वो आयनाइजेशन मीडियम की वजह से आर्क क्या हो गया, आर्क तैयार हो गया। दिस इज हाउ द आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस ऑकर्स। ठीक है। नाउ इन सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट स्पेस इज आयोनाइज्ड बाय फॉलोइंग कॉजेस। कॉन्टैक्ट स्पेस के बीच में आयोनाइजेशन के तरीके कौन कौन से हैं? किस वजह से हो रहा है? थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। अभी इसके ऊपर भी थ्योरी रेडी की है कि क्यों हो रहा है ये आयोनाइजेशन, हो क्यों रहा है। अच्छा, टेम्परेचर राइज की वजह से तो हो रहा है, इतना मुझे समझ में आ गया, जिसका नाम दे दिया टेम्परेचर राइज मतलब थर्मल, है ना, थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, या फिर गैसेस की वजह से हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि गैस जो है वो इंटरैक्ट करते हैं एयर से, जब इंटरैक्ट कर रहा है, केमिकली रिएक्ट कर रहा है, उसके बीच में वो कंडक्टर जैसे बिहेव कर रहा है। क्या? सिंपल एयर जो है वो कंडक्टर जैसे बिहेव कर रहा है व्हेन एडेड विद द गैसेस। तो वो गैसेस की वजह से हमारा आयोनाइजेशन ऑकर हो रहा है। नेक्स्ट आयोनाइजेशन हो रहा है बाय द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये जो कंडक्टर्स है, सिर्फ कंडक्टर्स की वजह से, इलेक्ट्रोड की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव था, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते थे, ऐसे कोलाइड करते एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, तो ये क्या होता है, एक कंडक्टर जैसे बिहेव करने लग जाते हैं, है ना। ये दोनों भी एक मॉलिक्यूल जैसे बन जाते हैं, एटम जैसे बन जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, मिक्स अप हो जाते हैं। तो ये इनमें पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एड अप हो जाते हैं, तो क्या होता है कि गिव राइज टू द कॉन्टैक्ट। अनदर इज थर्मल इमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक चीज हो सकती है कि इसकी वजह से जो गर्मी आ रही है, ये कांटेक्ट क्या होता है, कभी कभी ऐसे आप लोग ने देखा होगा, कोई भी कंडक्टर लो, स्टील लो, या फिर आप लोग बर्तन लेते हो कि नहीं, पानी गर्म करते हो कि नहीं, तो गर्म करने के बाद में बर्तन को हाथ न लगाते हुए आजू बाजू एरिया ही देखना, तो वो भी गर्म आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो थर्मल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उस वजह से भी क्या हो रहा है कि आयोनाइजेशन ऑकर हो रहा है। मेरा बेसिक थिंग क्या था कि आर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो आयोनाइजेशन की वजह से हो रहा है। वो आयोनाइजेशन कॉजेस हमको तीन टाइप से मिल रहा है, एक तो गैस पार्टिकल से हो रहा है, या फिर आयोनाइजेशन ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है इंटरैक्ट करके वो पास कर रहा है। अनदर इज थर्मल इमिशन, मतलब वो कंडक्टर ही है, जो इलेक्ट्रोड ही है, वो इलेक्ट्रोड ज्यादा गर्म हो गया तो बाजू के एरियाज भी ज्यादा गर्म कर रहा है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि पॉइंटेड एरियाज होते हैं, है ना, तो वो कॉन्सेंट्रेट ऑन सिर्फ पॉइंटेड होता है। अनदर कोई कंडक्टर्स होते हैं ना, तो वो सिर्फ ये क्या होता है, इतने पोर्शन में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। जो ऐसे होता है ना, वो पूरे सरफेस में कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं ना, पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए ज्यादा करंट नहीं देता है। यहाँ का करंट बराबर यहाँ पे पॉइंटेड एरिया में देखेगा, छोटे से एरिया में देगा। यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कवर कर रहा है, पर वो रीच नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। इस टाइप के थ्योरीज हमको पढ़ने मिले। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इमिशन फ्रॉम सरफेस कॉन्टैक्ट। थर्मल इमिशन पढ़ा ये, है ना। अनदर इज सरफेस वाला, इसके इलेक्ट्रॉन्स इससे रिएक्ट हो गए, है ना, तो ये भी अफेक्ट हो गया, ये भी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया। तो इसकी वजह से जो ये गर्म हो रहा है उसको सेकेंडरी इमिशन फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो है कहलाते हैं। There are two factors responsible for maintenance of arc between the contacts. तो दो contacts, तो arc मेंटेन करने का काम जो कर रहा है बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट्स, वो आर्क स्टॉक है, वो कैसे मिटा है ना, तो वो मेंटेन ही है। वो मेंटेन होने के दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। वो क्या पॉसिबिलिटीज है? वन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स,
वन इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज माई VA, दिस इज माई VB, है ना। करंट कब जाता है, दो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन के बीच में करंट जाता है। इन दोनों के डिस्टेंस जो है, डिफरेंसेस जो है अलग अलग रहे तो करंट पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज आयनाइज पार्टिकल्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो बराबर उनके हिसाब से मिल गए ना, पॉजिटिव 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 रहा तो वो कुछ नहीं होगा, नेगेटिव ऐड होते गए ना तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो करंट को पास करने के लिए जगह देते रहता है। तो इस चीज के लिए आर्क एक्सटेंशन मेथड्स के लिए हम लोग ने दो मेथड्स पढ़े, क्योंकि सिर्फ लेंथनिंग या स्प्लिटनिंग या फिर क्या बोलते हैं कूलिंग से ये अभी भी नहीं जा रहा है। तो उस कंडीशंस में क्या किया कि मैंने कूलिंग मीडियम डाला तो भी आर्क नहीं जा रहा है, स्प्लिटिंग डाला है तो भी नहीं आर्क जा रहा है, और क्या है कि दूर दूर कर दिया तो भी आर्क नहीं जा रहा है। क्योंकि हम लोग कोई भी डिवाइसेस, सर्किट ब्रेकर अगर मैं बात कर रही हूँ तो सर्किट ब्रेकर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो मैंने तो अभी तक छोटे छोटे डिवाइसेस देखे सर्किट ब्रेकर जैसे, अब मैं इंडस्ट्री में यूज कर रही हूँ तो वो ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि रहे तो उसमें बनाने में चार्जेस हो जाते हैं या और क्या है मटेरियल के चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन सब से मुझे छुटकारा करना है ना, और इफिशिएंट वे में लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि और मेथड पढ़ा कि क्या हो सकता है, इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव करूँ तो क्या होगा, मॉडिफाई करूँ तो क्या करेंगे। तो इसके दो मेथड्स किए, आर्क एक्सटिंक्शन। आर्क एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। ये दूर कंडीशंस में मेरे दो वे में मैं उसको आर्क को मिटा सकती हूँ। कौन से हाई रेजिस्टेंस एक्सटिंक्शन मेथड एंड लो रेजिस्टेंस या फिर जीरो करंट एक्सटिंक्शन मेथड। अब ये हाई रेजिस्टेंस एक्सटेंशन मेथड और जीरो रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हाई मतलब करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मुझे यही चाहिए, है ना। एंड या फिर लो रेजिस्टेंस में मेरा करंट डिक्रीज वे में चाहिए। तो ये कंडीशन, ये दोनों चीजें में कैसे ऑपरेट होगा। First is arc high resistor extension method. In this method, the arc is so controlled that its effective resistance increases with time, so that current reduces to value insufficient to maintain the arc. तो हम क्या करते कि आर्क को कंट्रोल कैसे करते, बाय इफेक्टिवली रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज रहा तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और करंट रिड्यूस रहेगा तो जैसे मैंने बताया था कि ये आर्क मेनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ करंट के वजह से हो रहा था। तो लार्ज करंट जो फॉल्ट करंट है जो स्ट्रक हो रहे थे, जिसकी वजह से स्ट्रक हो रहा था, जब यहाँ से ही मैंने रेजिस्टेंस से उसको कंट्रोल कर दिया, ये आर्क को रेजिस्टेंस से कंट्रोल कर दिया, तो करंट जो है आर्क मेंटेन कर ही नहीं सकता। ये करंट जो है ना यहाँ से तक जाके पट से बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पे करंट जो है ना रिड्यूस फॉर्म में, करंट रिड्यूस तो आर्क कम रहेगा, है ना। The current tends to be in phase with the voltage, so that at zero current instant, the restriking voltage reappearing across the contacts is relatively low and arc cannot struck again. Arc path resistance is increases to reduce the current to low value by interrupting the current. अभी जैसे मैंने बताया कि मैं अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दूं ना, और तो करंट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो ये करंट रिड्यूस कब करेंगे, वोल्टेज एंड करंट जब मेंटेन रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, तब वो क्या होगा कि वहां पे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ऑकर होगा। अब ये एक देख लो, नॉर्मली चलते जाता है, कुछ इंटरप्शन आता है, फॉल्ट जो है ना एकदम से इंक्रीज हो जाता है, मुझे इस टाइप में चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप में से मुझे बचाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या करूंगी कि लो वैल्यू ऑफ करंट लेके जाऊंगी,
तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगी तो वो क्या होगा, यहाँ पे करंट न जाते हुए करंट रिटर्न बैक टू यहाँ पे आ जाता है एट द जीरो मोमेंट, और मेरा डिवाइसेस क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। आर्क रेजिस्टेंस, जैसे मैं बता रही हूँ कि आर्क रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है V/I, है ना। तो अगर मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करूंगी तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। द आर्क रेजिस्टेंस मेनली इंक्रीज बाय, अब ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज कैसे किया जाता है, फर्स्ट इज लेंथनिंग ऑफ द आर्क बाय आर्क रनर, ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग द आर्क बाय आर्क स्प्लिटर, एंड थर्ड इज आर्क कूलिंग एंड कॉन्स्टेंटिंग द आर्क। तो ऐसे 4 मेथड है जो हाई रेजिस्टेंस मेथड में आते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए। तो फर्स्ट इज मैं ऐसे ना क्या कर दूंगी, ऐसे डिवाइसेस है ना, इसके बीच में ऐसे लगा दूंगी, दिस इज द आर्क रनर। रनर क्या करेगा, ये आर्क यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ पास हो गया, यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, ऐसे ना। आप लोग क्या करते हो कि स्प्लिट करते हो कि नहीं, स्प्लिट करते जब जाते रहते हो। अब मैं डिवाइसेस इतना बड़ा नहीं बना सकती, कॉम्पैक्ट बनाना है मुझे, हाँ। तो मैं एक तो मेरी मूवमेंट जो है ना फिक्स और मूविंग का सिर्फ इतना डिस्टेंस है, इतने ही डिस्टेंस में मूव कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो उस कंडीशंस में मैं क्या करूंगी, रनर लगाऊंगी। तो जब भी आर्क प्रोड्यूस होगा ना वो स्प्लिट अप होते जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। एक मोमेंट आएगा यहाँ से यहाँ कूदने के लिए ना उसको और स्ट्रेंथ चाहिए, पर वो हो नहीं रहा है ना। तो इस कंडीशंस में वो आर्क जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अनदर इज स्प्लिटर्स, तो ऐसे में स्प्लिटर्स लगा दूंगी, ये जो है ना दिस आर माय स्प्लिटर्स, ऐसे स्प्लिटर्स लगाऊंगी। तो जब भी आर्क आएगा ना तो वो आर्क की वजह से यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो स्प्लिट होते होते ना एट द एंड मुझे इस साइड में ना करंट पास होने के लिए चांस नहीं मिलेगा। अनदर इज कूलिंग, वोल्टेज को कूल करने के लिए ऐसा कोई कूलिंग वहाँ पे टेम्परेचर को कूल कर डालो। तो जब मैं टेम्परेचर कूल कर डालूंगी तब क्या होगा, आर्क स्टक नहीं होगा। अनदर इज constraining the arc. If the arc can be constrained into a very narrow channel, the voltage necessary to maintain it is increased. तो कांस्टेंट कर दो, है ना, आर्क को जो है ना उसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ा सा बड़ी कर दो, तो नैरो कर दो। नैरो करने की वजह से वो स्प्लिट होते होते ना वो बंद हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दूर कितना दूर जाएगा, है ना। तो ये चीज की वजह से हम वो आर्क को स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज करंट जीरो या फिर लो रेजिस्टेंस मेथड। ये लो रेजिस्टेंस मेथड, this method is employed in a AC circuit breaker since the AC passes through 100 times per second in 50 cycles. Current waves, when current wave passes through every zero, the arc vanishes for a brief moment. However, the arc re-strike again and rising the current wave up. तो जब भी मैं बात करती हूँ, हम लोग जब बात करते हैं AC पावर सप्लाई सिस्टम में, अब वो फॉल्ट आ रहा है, मेरा साइकिल ना हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। तो हर एक क्या होता है 100 टाइम्स जो है ना, एक सेकेंड में क्या हो रहा है, 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक सेकेंड में 50 ऐसे पूरे 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं 50 हर्ट्ज, है ना। तो ये 50 हर्ट्ज के ड्यूरेशन में ये 100 टाइम्स जो है ना जीरो को काउंट कर रहा है, एक इधर जीरो, दूसरा जीरो, ये तीसरा जीरो, ये चौथा जीरो, है ना। ऐसे 100 टाइम्स जो है ना वो जीरो पे करंट पे ये होता है, और इसके बाद में अगेन वो रिस्ट्राइक कर देता है। तो आर्क जो प्रोड्यूस होता है ना, जो करंट हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आर्क की डेंसिटी जो है ना वो होता है सप्लाई सिस्टम से ही क्या होता है, हर टाइम पे हर एक मूवमेंट में सेकेंड्स में ऐसे 100 टाइम्स जो है ना वो जीरो पे स्ट्राइक होते जाता है, मतलब एट मूवमेंट जहाँ पे आर्क बंद होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग कभी देख नहीं पाते हो, पर जब भी सप्लाई चलता है, कोई भी बल्ब चलता है ना, हमको बल्ब जलते हुए दिखता है, पर वो क्या हो रहा है, ऐसे 100 टाइम्स सप्लाई में ना वो बंद चालू होता है। कब जीरो पे गया ना तो वो बंद हो जाता था, फिर चालू होता है, फिर बंद होता है, फिर चालू होता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए हम आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू पढ़े थे, है ना।
तो वो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू में वो कॉन्स्टेंटली वर्किंग कंडीशंस पे है, इसीलिए वो क्या होता है कि हमको जलते हुए दिखता है। तो ऐसे कंडीशंस जो है वहाँ पे डीप नॉलेज में जब पढ़ा तो पता चलता था कि हर एक इसमें 0 0 आता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये 0 पॉइंट पे ही मैं क्या करती हूँ, आर्क को रिस्ट्राइक न होने दे ना, आर्क को वापस से मुझे न प्रोड्यूस होने दे, इसलिए क्या करती हूँ कि यही पोजीशंस में मैं क्या करती हूँ, इंसुलेशन डाल देती हूँ। तो ये इंसुलेशन जब मैं ये पॉइंट 0 पे डाल देती हूँ तो आर्क फिर से रिस्ट्राइक नहीं होता है। In this method, at current zero instant, fresh unionized medium is introduced between the space in between the contacts. Due to this medium, deionization effect takes place. तो जैसे मैंने बोला जीरो, जब भी वो 0 पे स्ट्राइक हो रहा है तो आयोनाइजेशन वहाँ पे फ्रेश अनआयोनाइज्ड मीडियम डाल देते हैं, इंसुलेटर वहाँ पे एड अप करते रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो गर्मी है वो गर्मी कम हो जाती है। जैसी गर्मी कम हुई वैसे क्या हो जाता है कि वहाँ पे स्ट्रक होना बंद हो जाता है। Dielectric strength of the contact space increases to such an extent that the arc does not continue after current 0. तो ये है मेरा सिस्टम। देखो, दिस इज माई फिक्स, दिस इज माई मूविंग। ये मूविंग के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे बीच में क्या हो गया, ऐसे आर्क स्ट्रक हो गया। पर मैंने क्या कर दिया, ऐसे डॉट डॉट जो दिख रहा है ना, वो डॉट से मैंने क्या कर दिया कि ऐसा ये डाल दिया, आयोनाइज्ड मीडियम डाल दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आर्क स्ट्रक हो रहा था वो आर्क स्ट्रक होना बंद हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा मीडियम में ऐसे चलना चाहिए। दिस इज माई नॉर्मल करंट। पर ड्यूरिंग क्या होता है, फॉल्ट कंडीशंस में वो पाथ चेंज कर देता है और ऐसे ऐसे जाने लग जाता है, क्योंकि फॉल्ट कंडीशंस है ना। पर वो क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे देखो 0 0 अटैक कर रहा है, कोई तो भी पॉइंट है वहां पे 0 आ रहा है। मेरा डिवाइसेस ना ऐसे चलना चाहिए, नॉर्मल ऐसे चलना चाहिए। पर ड्यू टू दिस थिंग वो क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे 0 आ रहा है। तो मैंने सोचा कि हर एक पॉइंट पे अगर मैं इसी पे 0 पे क्या कर दूं कि आयोनाइज मीडियम डाल दूं, तो ये जो चीज है यहाँ कंटिन्यू हो रही है वो नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल चला जाएगी। वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, रिस्ट्राइक होगा। तो मैं उसमें क्या करूंगी, एट दिस मोमेंट में क्या करूंगी, फ्रेश अनालाइज्ड मीडियम जो है ना वो इंट्रोड्यूस करूंगी। तो जब भी मैं इन दोनों में इंट्रोड्यूस करती हूँ ना तो मुझे वेवफॉर्म ना रिकवरी वेव में मिलती है, वो रिस्ट्राइक नहीं होती है। रिस्ट्राइक कब हो जाएगी, जब मैं उसमें फ्रेश जो है अनायोनाइज्ड मीडियम नहीं डालूंगी। ठीक है, तो अगर मैंने मीडियम नहीं डाला तो वो क्या होगा, फिर से रिस्ट्राइक होगा। तो ये रिस्ट्राइक ना होते हुए वो क्या होगा, रिकवर हो जाएगा जब भी मैं उसमें सप्लाई वापस से डालूंगी। तो ये होता है सम ऑफ द पॉइंट्स जो डिस्कस होता है विद द वेवफॉर्म्स। One is arc voltage. The voltage existing between the circuit breakers contact during arcing is called as arc voltage. तो ये जब फिक्स्ड कॉन्टैक्ट या मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में, ये कॉन्टैक्ट्स और ये दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जब आर्सिंग प्रोड्यूस हो, ये आर्सिंग को वोल्टेज को हम बोलते हैं आर्क वोल्टेज, जो मुझे यहाँ पे मेजर दिख रही है, ये मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट इज रिकवरी वोल्टेज, the normal power frequency voltage that appears across the contact after the arc is finally extinguished and transient have fully disappeared in the recovery voltage. तो ये वोल्टेज क्या होता है कि मैंने क्या कर दिया, रिस्ट्राइक होते रहता है ना। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आर्क वोल्टेज जनरेट हो गया, मैंने क्या कर दिया कि उसको हर एक पॉइंट पे मैंने 0 डाल दिया, 0 पॉइंट पे मैंने एक इंसुलेशन डाल दिया, जैसे ठंडा तेल डाल दिया, ठंडा ऑयल डाल दिया, या फिर एयर ब्लो कर दिया, या फिर SF6 एजेंट्स डाल दिए। ये ठंडी एलिमेंट्स है, ये जब भी मैं यहाँ पे पुल अप करूँ ना तो वहाँ पे गर्म जो चीज है वो ठंडी हो जाएगी, वो क्या करेगा, ये फिर से रिस्ट्राइक नहीं करेगा,
ये क्या होगा, रिस्ट्राइक नहीं करेगा, ये ट्रांजिएंट को नॉर्मल रिकवरी कर देगा और वापस से वो ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाएगा। तो ये पोजीशन तब रहती है जब मैं दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में कुछ अच्छा मीडियम डाल दूं और ये आर्क जो है इसकी वजह से एक्सटिंग्विश हो गई है ना। अब आर्क फॉर्म ही नहीं हो रहा है, मतलब टोटली करंट यहाँ से यहाँ जाना बंद हो गया है ना, टोटल इंटरप्ट हो गया। तो ये जो पॉइंट है एट पॉइंट जहाँ पे मैंने पूरा फिनिश्ड हो गया और नॉर्मल हो गया है ना, अब मेरा कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी वोल्टेज। एंड लास्ट इज RRRV, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये एक और बार रिस्ट्राइक करेगा कब, जब मैं यहाँ पे आयोनाइजेशन नहीं दूंगी, जब मैंने एट द मोमेंट ये वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ये फिक्स मूवमेंट या मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में मैंने आयोनाइजेशन नहीं दिया, तो वो यहाँ से जो करंट जा रहा है ना, वो करंट हमेशा यही से फ्लो होते रहेगा, फिर से रिस्ट्राइक करेगा, ये और वोल्टेज रिस्ट्राइक करेगा है ना, वो रिस्ट्राइक होते जाएगा, फिर कंटिन्यू होते जाएगा, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यू होते जाएगा, वो रिकवर होएगा नहीं। कब तक नहीं होगा, जब तक मैं उसमें मीडियम नहीं डालती हूँ। वंस मैंने मीडियम डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट करेगा। जब रिकवर स्टार्ट हो जाएगा तब मेरा डिवाइसेस जो है, ये पूरा डिवाइसेस पूरा एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ का सप्लाई अब यहीं पे रह गया, यहाँ पे पास नहीं होगा, है ना। दिस इज कॉल्ड एज सर्किट breaker operate. The transient voltage that appears across the contact of circuit breaker at the instant of arc getting extinguished is called as restriking voltage. अब क्या हो रहा है, जब मैंने मीडियम डाला है ना, मीडियम डालते टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा वोल्टेज ना वेरिएशन करता है, तो एट द मोमेंट वोल्टेज वेरिएशन करके जब रिकवरिंग मोड पे आने की कोशिश करता है, ये वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो ऐसे टर्म्स दे के रखे कि एट व्हाट मोमेंट जब मेरे सर्किट ब्रेकर जो है कैसे ऑपरेट हो रहे हैं। ये मोमेंट में मैंने क्या कर दिया, वन मोमेंट में मैंने सप्लाई दे दिया, फॉल्ट करंट आ रहा है ना, वो फॉल्ट करंट को हमको आर्क वोल्टेज बता दिया कि आर्सिंग प्रोड्यूस हो गया। आर्सिंग को मुझे रिकवर करना है, तो वो रिकवरिंग कब होगा, जब आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी, एक्सटिंग्विश प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और नॉर्मल बैक टू द स्पेस में आ गया, तो उसको रिकवरिंग वोल्टेज बोलते हैं। रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मतलब तब आएगा जब वो वोल्टेज जो है कि फिर से रिस्ट्राइक करेगा, जब मैंने आर्क प्रोड्यूस ही नहीं, वहां पे कोई मीडियम डाला ही नहीं, तो वो फिर से रिस्ट्राइक होगा, वो कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। अनदर इज, अगर मैंने मीडियम डाल दिया, वो मीडियम डालने के बाद जैसे मैंने मीडियम डाला और रिकवरी पकड़नी है, तो उस टाइम पे एक और ट्रांजिएंट दिखाता है, वो ट्रांजिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो ऐसे वोल्टेजेस जो है ऐसे डिस्कवर किए हैं, और रिकवरिंग वोल्टेज के बाद में क्या हो जाता है, डिवाइसेस पूरे टोटली क्लोज्ड अप हो जाती है। दिस इज हाउ द सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेट, ठीक है। तो ये था सर्किट ब्रेकर का आर्क फॉर्मेशन मेथड, आर्क एक्सटिंग्विशन मेथड, ठीक है। तो एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स के दो मेथड्स है, एक हाई रेजिस्टेंस मेथड एंड लो रेजिस्टेंस मेथड। हाई रेजिस्टेंस मेथड में कुछ भी नहीं किया, लेंथनिंग कर दिया, स्प्लिटिंग कर दिया, कॉन्स्टेंटिंग कर दिया, है ना। ये मेथड में स्प्लिटिंग कर दिया, ये मेथड में से कोई भी मेथड एप्लीकेबल कर दिया, तो वो हाई रेजिस्टेंस मेथड हो गया, जिसमें रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाता है, करंट डिक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज हो गया तो वो आर्क को यहाँ तक करंट ही कम हो गया, तो वो आर्क क्या हो जाता है, वो उसकी इंटेंसिटी पावर कम हो जाती है और वो दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रोड पे जंप नहीं कर पाता है। अनदर इज लो रेजिस्टेंस मेथड। कुछ मेथड्स जो है ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं टू ऑपरेट, लेंथनिंग और स्प्लिटिंग मेथड में से भी ऑपरेट नहीं हो रहे, तो इस कंडीशंस में हमको वेवफॉर्म देखना पड़ता है। वेवफॉर्म में देखना पड़ता है कि एट मोमेंट जीरो पे मैंने अगर कोई आयनाइज कूलिंग मेथड डाल दिया है ना, तो वो कंडीशंस में क्या होगा कि डिवाइसेस कैसे रन हो गए, कैसे रिस्ट्राइक हो गए, वोल्टेज कैसे होगा, दैट इज हाँ
का कौन होगा? हाँ तो जो है तो उसमें जो रिजल्ट लिखा है, हाँ रिजल्ट में मिला हाँ अभी रास्ता हो पर ठीक। So this is how the restriking arc formation takes place और arc extinguishing method operate। ठीक है, तो मेरे ये बहुत माइनर चीजें हैं जो मुझे देखनी पड़ रही थी when the devices was not working well during the high voltage supply. So whenever the high voltage supply is getting worse conditions, high fault current is coming through it, in that case हमको कुछ फैक्टर्स को देखना जरूरी पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि बारीक से बारीक चीजें अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो वो डिवाइसेस में जो है मेरा कोई मतलब नहीं हुआ वो डिवाइस लगाने का, है ना। वन मोर थिंग इज सर्किट ब्रेकर रेटिंग्स। नाउ सर्किट ब्रेकर रेटिंग्स जो है वो सब्जेक्टेड टू मेनी कंडीशंस ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। वो कौन कौन से है कि सर्किट ब्रेकर जो है capable of withstanding the electrodynamic force and temperature stress and should in a position to interrupt the short circuit safely। तो सर्किट ब्रेकर जो है वो capable होना चाहिए withstanding the highest temperature, है ना, ताकि वो शॉर्ट सर्किट करंट सेफली प्रोड्यूस हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर्स मैंने बना दिया, ठीक है, रेटिंग दे दिया 150 एम्पियर का, चलो ये छोटा सा ही है पर दे दिया, है ना, 150 एम्पियर का। यहाँ से आ रहा है 200 एम्पियर। मेरी सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी कितनी है? 150 है ना, पर यहाँ पे 200 एम्पियर का करंट जो है वो स्ट्राइक हो रहा है। एट द मोमेंट व्हेन द करंट 200 एम्पियर जब स्ट्रक हो जाए, स्ट्राइक हो रहा है, तो सर्किट ब्रेकर जो है डिवाइस खराब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा डिवाइसेस में ना टेम्परेचर स्ट्रेस जो है या फिर वो जो मटेरियल है वो अच्छे क्वालिटी का अगर लगा है तो ये विथस्टैंड होना चाहिए। इतना पावर जो है फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए ही सही, पर शॉर्ट सर्किट करंट जो ये शॉर्ट सर्किट करंट जो है सेफली कैरी कर सके, है ना, सेफली इजीली कैरी कर सके फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मैंने 150 एम्पियर के लिए कंसीडर किया है, पर उसका इंटरप्टिंग करंट जो है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो 200, 300, 400 भी हैंडल कर सके, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जो फॉल्ट्स होते हैं सिस्टम में फॉर सेकेंड्स के लिए होते हैं, मैंने बताया था माइक्रो सेकेंड्स के लिए होते हैं। वो माइक्रो सेकेंड्स के लिए मुझे सर्किट ब्रेकर क्लोज करना बहुत महंगा पड़ जाता है। इन केस वहां पे वायर जल गया हो, ऐसी कंडीशन फॉल्ट आ रही है, तो वो कंडीशन में मुझे बंद करना बहुत इजी हो जाता है। बट वो बंद करना जायज होता है कि वहां पे मेंटेन करना है ना, पर ऐसा फॉल्ट करंट जो है जो फॉर सेकेंड्स के लिए आ रहा है, उस चीज के लिए बंद करना मेरा डिवाइसेस को वो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर कॉस्ट इकोनॉमिकली वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। इसलिए क्या करते बोलते हैं कि मेरा भले ही 150 का हो पर वो 200-300 एम्पियर का करंट विथस्टैंड कर सके फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर वो कंटिन्यू रहा तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट ब्रेकर हैज द फॉलोइंग रेटिंग। इसलिए क्या होता है सर्किट ब्रेकर रेटिंग जब बात करते हैं ना, हम लोग सर्किट ब्रेकर की क्लासेस देखे थे, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, है ना, ऐसे क्लासेस पढ़े थे। क्लास ए वाले जो है ना हम लोग घर पे यूज करते हैं, 6 एम्पियर बोले तो 6 एम्पियर पे ही बंद हो जाते हैं। बी वाले जो है ना 6 एम्पियर बताया है पर वो क्या होता है 8 एम्पियर पे बंद होते हैं। सी वाले जो है ना ये 6 एम्पियर पे बंद होंगे पर वो थोड़ा टाइम पीरियड लेगा, है ना, 8 एम्पियर पे ये टाइम पे बंद हो जाएगा, ये जब बंद हुआ तब वही टाइम पे 8 एम्पियर पे। सी वाले जो है ना 6 एम्पियर का मैंने रेटिंग देके रखा है पर 16 एम्पियर पे वर्क हो रहा है। तो 16 एम्पियर जब भी रहेगा ना तब वो पट से जब ये ऑपरेटिंग पॉइंट रहेगा तब वो ऑपरेट होगा और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना।
इसको 6 एम्पियर दे दिया तो ये क्या होगा 32 एम्पियर पे वर्क होगा फास्टली। जब ये ऑपरेट होगा तब ये तो ऑपरेशन वर्क 32 एम्पियर के लिए होगा। 6 एम्पियर के लिए थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, मैंने 6 एम्पियर का टाइम पीरियड तो दे के रखा है पर वो 32 एम्पियर पे क्या होगा फास्ट ऑपरेट होगा। अगर इस केस में 16 एम्पियर का जो करंट आ रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट करंट हो गया जो नॉमिनली मुझे पास होने देना है फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए ही सही, ठीक है। वो 6 एम्पियर पे बंद हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये सेफली ऑपरेटिंग कंडीशंस होती है। तो ये क्लास बी क्लास सी वाले जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो हम लोग लगाते हैं इन द स्विच गियर प्रोटेक्शन एरिया। नाउ रेटेड नॉर्मल करंट, तो रेटेड नॉर्मल करंट मतलब वो करंट होते हैं, इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट which the circuit breaker is capable of carrying the continuously at its rated frequency under specified conditions। तो सर्किट ब्रेकर के ऊपर सिंपली लिखा है 6 एम्पियर का करंट, है ना। तो 6 एम्पियर क्या है, रेटेड नॉर्मल करंट है जो कैरी कर देगा वो 6 एम्पियर का करंट वो नॉर्मली कैरी करके लेके जा रहा है, ठीक है। तो अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशंस मतलब अगर टेम्परेचर राइज ना हो ज्यादा तो टेम्परेचर अगर राइजेस, अगर ऐसा है कि गर्मी है बहुत गर्मी है तो ये 6 एम्पियर का जो करंट है ना तो वो 6 एम्पियर पे भी बंद हो जाएगा अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। थोड़ा ठंडी एरिया में थोड़ा टाइम पीरियड ले लेगा, है ना। और अगेन 2 सेकेंड 3 सेकेंड 8 सेकेंड थोड़ा लेट दे देगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट शॉर्ट टाइम रेटिंग, it is a period for which the circuit breaker is able to carry fault current while remaining closed। तो जैसे मैंने बताया कि withstand क्वालिटी सर्किट ब्रेकर में रहनी चाहिए, है ना। तो शॉर्ट टाइम रेटिंग उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए कि फॉल्ट करंट आ रहा है 6 एम्पियर का सप्लाई 6 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर लगाया है 16 एम्पियर का करंट आ रहा है तो ये क्या हो गया फॉल्ट करंट हो गया, है ना। कि ये फॉल्ट करंट पास तो होने देना नहीं है पर सर्किट ब्रेकर ने उतना करंट ऑपरेट करके लेके जा सके उतनी कैपेबिलिटी बना के रखनी चाहिए, है ना। तो वन ब्रेकर रेटिंग ये होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रेटेड ब्रेकिंग करंट। नाउ ब्रेकिंग करंट मतलब सर्किट को ब्रेक करना, मतलब ऑफ कंडीशंस में रखना। तो ऑफ कंडीशंस में रखना मतलब क्या हो गया, इट इज अ करंट दैट द सर्किट ब्रेकर इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग एट इन गिवन रिकवरी वोल्टेज एंड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। एग्जांपल पावर फैक्टर, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो मेरा सर्किट ब्रेकर्स कौन से कंडीशंस में ऑपरेट होना चाहिए, है ना। तो रिस्ट्राइकिंग करते कि नहीं, रिस्ट्राइक होता है फिर रिकवरी पकड़ता है तो ये मूवमेंट में मेरा सर्किट ब्रेकर बंद होना चाहिए, है ना। तो ये बंद होने का जो टाइम है ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है विद दिस फॉर्मूला √3 VI into 10⁻⁶। तो जब भी मैं वोल्टेज एंड करंट 3 टाइम्स जो कैलकुलेशन में आता है ये रिकवरी वोल्टेज आता है वो हम जब वैल्यू निकाल देंगे यही वैल्यूज पे क्या होगा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होते जाएगा, ठीक है, मतलब बंद हो जाएगा। रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट मतलब जैसे इसको हम बोल सकते हैं मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो मेकिंग कैपेसिटी मतलब क्या हो गया कि सर्किट को मेक करना है, मतलब अभी सर्किट ब्रेकर बंद हो गया अपन छोटे वाले सर्किट ब्रेकर देखे, है ना, उसका एक क्लोज कंडीशन होता है एक ऑफ ऑन कंडीशन होता है। तो अब सर्किट ब्रेकर क्या हो गया मैंने ब्रेक कर दिया अब मुझे उसको मेक करना है। अपन ने क्या किया था कि जब भी हम ऑपरेट कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो वो सर्किट ब्रेकर्स को ऑन करने के लिए अपने को 5 ऐसे 1 मिनट का होल्ड देना पड़ता था, है ना, ताकि वो सिस्टम को रिकवर कर सके, उसको टाइम मिले ताकि वो पीछे पीछे ट्रिप ना हो, है ना। तो हर एक सिस्टम को ऐसे होते हैं ना आप लोग दौड़ रहे हो दौड़ने के बाद थक गए तो आपको वाटर नीड है ना, तो वाटर नीड ब्रेक चाहिए रहता है। तो सिमिलरली सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो है मेकिंग कैपेसिटी को भी एक टाइम पीरियड लगता है ब्रेक लगता है। तो वो ब्रेक जो है कब रहेगा ब्रेकिंग कैपेसिटी होने के बाद में हम देखेंगे कि 2.55 into ब्रेकिंग कैपेसिटी
ये जब ब्रेकिंग कैपेसिटी ऐड कर दिए ना, जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाएगा, तब सर्किट ब्रेकर्स को मैं फिर से स्टार्ट करूंगी, तो वो रिस्टोर हो जाएगा, है ना। क्विक रिस्टोरेशन फिर से ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। विल टेक सम सेकेंड्स अगेन